आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। हमारा टॉपिक है नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर और इस टॉपिक में आज हम कवर करने जा रहे हैं ड्रॉट्स पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं। 1 आवर 40 मिनट्स का कंप्लीट लेंथ लेक्चर है जिसमें हमने आपको ड्रॉट्स की टाइप अच्छे से समझाई, ड्रॉट के रीजन समझाएं, सारे कंसेप्ट क्लियर किया और उसमें ये भी एक्सप्लेन किया कि गवर्नमेंट के एंड पर जो नया मैनुअल आया है ड्रॉट मैनेजमेंट मैनुअल 2016 उसको लेकर के क्या कंट्रोवर्सीज हैं सेंटर एंड स्टेट के बीच में। किस तरह से स्टेट यह दावा करता है कि केंद्र अपना हाथ खींचता चला जा रहा है और सेंटर कैसे ये कहता है कि ऑन द गाइडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हम स्टेट को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं, हम स्टेट की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा रेलिवेंट बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स को देखते हुए, और ड्रॉट के प्रोसीजर को सिर्फ और सिर्फ हम शॉर्ट टर्म रेमेडियल मेजर्स की जगह ना देखते हुए उसे एक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कंसेप्ट के तौर पे देखना चाहते हैं। इन सारे कंसेप्ट्स को चर्चा करते हुए हम इम्पैक्ट पे आए थे और इम्पैक्ट के तहत हमने सारे इम्पैक्ट्स को स्टडी किया, जिसमें से पहला इम्पैक्ट हमारा ये था कि एग्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है। उस एग्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट के हमने कई सारे अलग अलग आस्पेक्ट देखे थे, जिसमें से हम जिस पॉइंट पे खड़े थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। उसमें हमारा जो पॉइंट चल रहा था वो पॉइंट माइग्रेशन का था। ठीक है, यस सर। अभी इस टाइम पर ये सेटअप थोड़ा आज के लिए नया है, बोर्ड भी नया है, तो आपको फर्क पता चल ही गया होगा। ये पॉइंट इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर लाइट पड़ रही है तो आपको वर्ड्स दिख जाए, इसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं। दिस इज द पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके जी सर। तो माइग्रेशन हमने ये देखा था कि एग्रो इकोनॉमिक्स में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि लोग कंपेल होते हैं माइग्रेट होने के लिए, और उसके रीजंस भी हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझा दिए। उसके ऊपर और एलेबोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज रेपिटेशन हो जाएगी। आप लास्ट लेक्चर कम्प्लीटली सुनिए। यहाँ से हमने ये देखा था कि एथनिक क्लैशेस होते हैं, कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, वो भी हम समझा चुके हैं। मुद्दे की बात ये आ जाती है कि अगर हम इससे और आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी के कंसेप्ट को हम कॉम्प्रिहेंसिव करना चाहते हैं, तो कौन कौन से कंसेप्ट निकल करके आते हैं वो समझते हैं। इकोनॉमी में जो नेक्स्ट कंसेप्ट निकल करके आता है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के पास जो भी रेवेन्यू अर्न होता है उसमें गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, गवर्नमेंट की जो फीस हैं, जो गवर्नमेंट पेनल्टीज चार्ज करती हैं, गवर्नमेंट की जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट्स अर्न होते हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी तरफ से जो गवर्नमेंट को डिविडेंड्स आते हैं, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की आमदनी का हिस्सा बनते हैं। गवर्नमेंट लोन भी बोरो करती हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो धन सरकार के पास आता है, इस धन को सरकार खर्च करने का काम करती है, जिसमें प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं। जब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं तो उसमें सरकार के द्वारा जो लोन लिए गए हैं उनके इंटरेस्ट पे करने होते हैं, सरकार जो सैलरीज देती हैं, एमोल्यूमेंट्स देते हैं, जो सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देती है वो सब देना होता है। यानी कि ये उस तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसपे सरकार को कोई आमदनी नहीं होती। इसके अलावा सरकार कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स भी करती हैं जिसे हम प्लान एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं, जिनसे सरकार को आमदनी होती है लंबे समय में या फिर छोटे समय में। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एसेट फॉर्मेशन। सरकार ने कोई इंडस्ट्री लगाई, सरकार ने कोई रोड, रेलवे, ब्रिज, डैम कुछ भी बनाया, वहाँ से सरकार की एक वैल्यू जनरेट होती है और वो कहीं ना कहीं सरकार को कोई आमदनी या मुनाफा दे करके जाती है। इसके अलावा सरकार कई तरह की इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, कई तरह के लोन या लैंडिंग करती हैं, उनसे भी सरकार को फ़ायदे होते हैं। जब भी कोई इस तरह का नेचुरल हज़ार्ड या कोई भी ऐसा डिज़ास्टर आता है, सरकार की आमदनी का ये जो पैसा है सपोज कीजिए सरकार ने 100 रुपया इन टोटलिटी अर्न किया है, सरकार का रेवेन्यू आया है, उसके बाद सरकार को अब एक्सपेंडिचर करना है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज ऑल अबाउट द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इसके एंड पर अगर सरकार के पास 100 रुपया आया है और सरकार को सपोज कीजिए 80 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं प्लान एक्सपेंडिचर्स में, जिसके तहत सरकार कोई ऐसे एसेट्स का निर्माण करेगी जिससे सरकार कमाई कर सके, जो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम आएंगे, आगे आने वाले समय में कंट्री को सेल्फ रिलायंस की तरफ लेकर के जाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे। आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट होगा, आपको प्रोडक्ट्स इंपोर्ट नहीं करने पड़ेंगे, आप अपने लेवल पर प्रोड्यूस करेंगे। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होंगी, आप प्रोडक्ट प्रिसीजन को अचीव करेंगे, आपकी इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिटिव स्किल्स इंक्रीज होंगी, आप कई तरह के नेशनल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस को अचीव करेंगे,
जिसकी वजह से आपके प्रोड्यूसर्स, आपके मैन्युफैक्चरर्स, आपके लोगों को एक कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। इससे आपकी इंटरनेशनल मार्केट की रीच भी बढ़ती है, इससे आपके फॉरेन रिजर्व्स बढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना, एजुकेशन को प्रमोट करना, ये सारी की सारी डेवलपमेंटल प्रोसीजर्स जो हैं इनके तहत अंततः सरकार आमदनी में, प्रॉफिट में रहती है, जिसकी वजह से सरकार कई तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्ले करती है। जैसे सरकार के द्वारा हेल्थ में इन्वेस्ट करना, सैनिटेशन में हेल्थ इन्वेस्ट करना, एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, इसके तहत भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। तो अल्टीमेटली जो भी गवर्नमेंट के एंड पर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं, अगर तो वो प्रॉफिटेबल हैं और सरकार को वहाँ से आमदनी हुई है, उन हुई कमाइयों के माध्यम से सरकार अपने उस सरप्लस अमाउंट से जितने भी सोशल वर्क परफॉर्म करती है, वो सोशल वर्क भी किसी न किसी वे में ह्यूमन डेवलपमेंट की फॉर्म में आने वाले लंबे समय में पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव बना करके ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करती है। इसका बेनिफिट भी गवर्नमेंट को ही मिलता है। तो प्लान एक्सपेंडिचर्स आर ऑलवेज गुड। 80 रुपीज़ गवर्नमेंट ने उसमें दिया है और 20 रुपीज़ गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है, जो भी उनके नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें चला गया है। जैसे मैंने बताया, सैलरीज, इंटरेस्ट, सब्सिडीज, एवरीथिंग। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब इस तरह के नेचुरल हैजार्ड्स और डिजास्टर्स आते हैं तो होता क्या है, आपके सामने सबसे पहले उस समय ये सिचुएशन खड़ी होती है कि आपको इस प्रॉब्लम को मिटिगेट करना है। उसको मिटिगेट करने के लिए लोगों की एम्प्लॉयमेंट चली गई है ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में, और मैंने बताया एम्प्लॉयमेंट कैसे चली जाती है। जब फार्मर की इनकम ही डाउन चली गई है तो नेचुरली अब उसके पास इतने एसेट्स नहीं हैं कि वो लेबर हायर कर सके, वो फैमिली लेबर यूज़ करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, अगर लेबर हायर भी करेगा तो वो वेजेस कम देगा, क्योंकि जब ये सभी लोग सैक हो गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, तो कम आमदनी पर भी काम करने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। इसकी वजह से होता ये है कि एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट होता है उस पर्टिकुलर साइकिल में कि धीरे 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 लोग अनएम्प्लॉयड ही रहने लग जाते हैं, या जो पैसा उन्हें मिल रहा है वो पैसा उनकी वर्किंग आवर्स के कंपैरेटिवली कंपैटिबल नहीं है, जिसकी वजह से उनके पास इतना धन नहीं जुट पाता कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ, अपनी बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ, बेसिक फर्दर इनपुट एंड रीडेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को वो कर पाएँ। तो गवर्नमेंट को इस एंड पे उनके रेस्क्यू के लिए आना पड़ता है। गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट मनरेगा के तहत उन्हें नए मैंडेट्स देती है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके तहत उन्हें सरकार के एंड पर भत्ता देना पड़ता है अगर वो काम ना दे पाएँ, और अगर काम दे पाएँ तो उन्हें वेजेस देने पड़ते हैं डेली बेसिस पर। ये एक गवर्नमेंट जो बर्डन के ऊपर आता है, ये एक बर्डन जो गवर्नमेंट के ऊपर आता है। सेकेंड स्टेप जो सरकार यहाँ पर लेती है वो ये होता है कि जितने भी गवर्नमेंट के एंड पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत फेयर प्राइस शॉप्स चल रही हैं, उनके तहत लोगों की फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। तीसरा स्टेप जो गवर्नमेंट के एंड पर उठाया जाता है वो ये होता है कि जितने भी सीड्स हैं जो फार्मर को फॉर द पर्पस ऑफ इनपुट चाहिए नेक्स्ट क्रॉप को सो करने के लिए, उन्हें सब्सिडाइज्ड कर दिया जाता है। जितने भी अदर प्रोडक्ट्स हैं जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इनकी जो सीलिंग होती है कि इस लिमिट तक ही आपको ये सब्सिडाइज्ड मिलेंगे, वो सीलिंग को इंक्रीज़ किया जाता है कि अब आप इतनी मात्रा में ले सकते हैं इस सब्सिडाइज्ड रेट में। इनके ऊपर भी सरकार का खर्चा आता है। फार्मर को जो लोन दिए होते हैं या तो गवर्नमेंट्स उन्हें वेव करती हैं या उन पर मॉरेटोरियम पीरियड आ जाता है कि 1 साल 2 साल के लिए अब इनसे प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। अगर इंटरेस्ट लिया जा रहा है 2 साल के बाद भी तो गवर्नमेंट उसको भी सब्सिडाइज करती है, इंटरेस्ट का काफ़ी बड़ा हिस्सा अपने लेवल पे करती है। इसके अलावा जब भी ये सारे फाइनेंसेस, लोन्स, मॉरेटोरियम उनको दिए गए हैं, उसके बाद उन्होंने जितने भी अपने एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस किए जिनमें उनका सबसे बड़ा खर्चा पेट्रोलियम डीजल प्रोडक्ट के ऊपर आया या फिर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आया, तो गवर्नमेंट सबसे पहले जब भी ड्रॉट प्रोन एक्टिविटीज़ को टैकल करना है तो डीजल सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स जो हैं उन्हें उस समय में रद्द कर दिया जाता है। इसके ऊपर भी सरकार को खर्चा पड़ता है, क्योंकि डीजल कहीं से तो आया, किसी कंपनी ने तो बेचा, उस कंपनी को पैसा देना ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है उसका पैसा भरना भी ज़रूरी है। इस तरह की सारी चीज़ों में सरकार का खर्चा होता है। ये सारे खर्चे की वजह से होता ये है कि आमदनी तो 100 रुपया ही थी, और कंसेप्ट ये हो गया कि अब आपके सामने जो 80-20 का आंकड़ा ये था कि 80 रुपये से आपने एसेट फॉर्मेशन किया, अब वो रिवर्स हो जाता है, वो 20-80 में चला जाता है। अब 80 रुपीज़ से रेस्क्यू करते हैं, मिटिगेशन कर रहे हैं, और ये जो पैसा जा रहा है ये एक तरह का नॉन प्लान में चला जा रहा है। इससे किसी तरह का कोई एसेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और जब एसेट फॉर्मेशंस नहीं होते हैं तो लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट के रेवेन्यू के सोर्सेज हैम्पर होते हैं। आप किसी तरह के नए निर्माण का कार्य नहीं कर रहे, इससे रेवेन्यू हैम्पर तो आपका हुआ क्योंकि आपको वहाँ से प्रॉफिट्स, कोई भी फीस,
कोई लिवाए जनरेट नहीं हुआ, कोई यूज़र चार्जेस आपको नहीं मिले, ये एक लॉस हुआ, आपके सीधे रेवेन्यू का लॉस हुआ। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि ऐसे देश में उद्योग, धंधे और निर्माण के कार्य भी रुक जाते हैं, क्योंकि रोडवेज, रेलवेज, डैम और उनसे बनने वाली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिजेस, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो फिर फर्दर इकोनॉमिक एक्सपेंशन में हर्डल्स आते हैं। आप उस लेवल पर इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, और आपके जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं कंट्री के, नेशनल प्रोड्यूसर्स, उनको आप सपोर्ट नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी तरह की प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर नेसेसरी। आपको एटलीस्ट उन्हें ट्रांसपोर्ट लिंकेजेस देने होंगे, आपको एटलीस्ट उन्हें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तो देनी होगी। तो फॉर द पर्पज़ ऑफ पावर यानी कि एनर्जी, फॉर द पर्पज़ ऑफ मोबिलिटी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, फॉर द पर्पज़ ऑफ लॉजिस्टिक्स यानी कि वेयर हाउसेज एंड अदर कंटेनर्स, आपको एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना रहता है। सरकार वहाँ पे लैग करती है। इससे लॉन्ग टर्म क्रिएशन कैपेबिलिटी ऑफ द कंट्री कम होती है, जिसकी वजह से फर्दर एक अनएम्प्लॉयमेंट का साइकिल चल पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, और एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगी तो फिर फाइनली कमाइयाँ नहीं होगी, और कमाई ही नहीं होगी तो किसी तरह की डिमांड रेज नहीं की जाएगी, और अगर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड रेज नहीं होगी तो उनकी प्रोडक्शन ही नहीं होगी, और अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो कंट्री ऑलवेज एक नॉन क्रिएशन चेन में चली जाती है, एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है, और फिर उसकी वजह से जो प्रोडक्शंस किसी लेवल पे हो भी रही हैं वहाँ पर भी प्रोडक्शन साइकिल बंद होगा और ले ऑफ्स होने लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ऑल इन ऑल देश के एंड पे जो निर्माण के कार्य होते हैं वो रुकते हैं। सरकार के एंड पे जो सीधी सीधी आमदनी है जो प्रोडक्टिव एसेट्स से आनी थी वो रुक जाती है। निर्माण के कार्य रुकने की वजह से जो वहाँ पर उन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इनकम्स होनी थी वो ना होने की वजह से वो रेवेन्यू भी पे नहीं करेंगे, और वो रेवेन्यू का भी सीधा सीधा नुकसान सरकार को भुगतना पड़ता है। ये दोनों ही चीज़ों में कमी आई, सरकार का रेवेन्यू भी कम हुआ और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी कम हो गई हैं। इसकी वजह से जो देश के, दुनिया के, आपके भारत में बसने वाले लोग हैं, आपको इनकी बेसिक ज़रूरतों को तो पूरा करना ही है। बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपके सामने सबसे बड़ा टारगेट ये है कि आप फिर चीज़ें इंपोर्ट करना शुरू करेंगे, और जब आप एक बारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो इसकी वजह से आपकी इकॉनमी इंपोर्ट बेस्ड होती है। आपकी कंट्री में ऑलवेज एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन रहता है। उस एक्सचेंज रिजर्व को आप इस वजह से मेंटेन रखते हैं कि कंट्री लेवल पर कभी भी आपको किसी तरह के जो भी आपकी कंट्री में प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें कोई रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, कोई हाई एंड मशीन्स या प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, वो उन सारे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, जिसके बदले में उन्हें पेमेंट उस इंटरनेशनल करेंसी में देनी जानी होती है जो एक्सेप्टेबल करेंसी है। वो करेंसी वो सभी लोग अपनी कंट्री के इम्पॉर्टेंट जो स्टॉक एक्सचेंजर्स हैं, बैंक्स हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट आरबीआई है, वो इनसे क्लेम करते हैं। और अगर आपके पास एक अच्छा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन है तो आप इस तरह की इम्पोर्टेड आर्टिकल्स को सपोर्ट कर पाते हैं। लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा जब आपके इंपोर्ट बढ़ते हैं, नेचुरली आपको वो सारी पेमेंट्स करने के लिए डॉलर की ज़रूरत है। वो डॉलर की पेमेंट्स करने के लिए आपने पहले से ज़्यादा डॉलर परचेज़ करने शुरू कर दिए हैं। उसकी वजह से डॉलर की सप्लाई में क्रंच आता है, डॉलर की डिमांड आप बढ़ाते हैं, इसकी वजह से डॉलर महंगा हो जाता है। एक बार जब डॉलर महंगा होता है उसका आपको नुकसान ये होता है कि आपकी करेंसी उसके कंपैरेटिवली डिवैल्यूएट हो जाती है, नीचे चली जाती है, रुपया कमज़ोर पड़ता है, डॉलर महंगा होने लग जाता है। इससे आपको जो नुकसान होता है पहले स्तर पे वो ये होता है कि आपके देश में इन्फ्लेशन हो गई, क्योंकि आपका रुपया कमज़ोर पड़ गया है। जो पहले सामान 100 रुपये में आ जाता था अब वो सामान 120 रुपये में आएगा या 150 रुपये में आएगा। मनी की वैल्यू डिग्रेड करती है। जो ओल्ड एज लोग हैं उनकी सेविंग्स, उनकी पेंशन्स की वैल्यू डिग्रेड कर जाती है। पहले बैंक में लाख रुपए पड़ा था तो लाख रुपए में आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मैं 2 बाइक ले लूँगा। अब लाख रुपए में आप ये एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं कि मुश्किल से एक लूना भी ले लें तो बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर के आप नीचे की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं। दूसरा नुकसान सीधा ये होता है, अगर किसी भी लेवल पर गवर्नमेंट ने जो एक्सटर्नल बोरोइंग्स की हुई हैं, वो एक्सटर्नल बोरोइंग्स जो गवर्नमेंट को पे करनी रहती है, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है उसका इंटरेस्ट फैक्टर। सपोज कीजिए कोई भी गवर्नमेंट ने इंटरनल बोरोइंग्स की हैं, उसे साल के अंदर 20,000 या 30,000 करोड़ के डॉलर्स पे बैक करने हैं। $1 पहले 40-50 रुपये में परचेज हो रहा था, आज वही $1 70 रुपये में परचेज हो रहा है। अमाउंट तो वही 20,000 करोड़ डॉलर की है,
लेकिन वो 20,000 करोड़ डॉलर्स आप परचेज करने के लिए आपको बदले में कितनी इंडियन करेंसी देनी पड़ रही है, वो 1.5 गुना हो गई है। इसकी वजह से इन्फ्लेशन का विशियस साइकिल फिर से और आगे बढ़ता है। फाइनली आप नई करेंसी छापने की तरफ आगे बढ़ते हैं। इससे मार्केट में एक सुपरफिशियल सी लिक्विडिटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ों की मांग पैदा होती है, लेकिन ये मांग बहुत ही सुपरफिशियल स्टेज में होती है और कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स के बीच में ही होती है। इसकी वजह से और इन्फ्लेशन का साइकिल आगे बढ़ता है। तो एक पेरेनियल इन्फ्लेशन का दौर, जिसके बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफ्लेशन का दौर, क्योंकि फिर अंततः जब लोग नदारद हो जाएंगे हर महंगी चीज़ से और उनके पास आमदनी के सोर्सेस तो है नहीं, एम्प्लॉयमेंट किसी लेवल पर रुका हुआ है, कमाइयाँ हो नहीं रही हैं, तो फिर एक समय में जाके मांग गिर जाएगी बहुत। और जब फिर मांग गिर जाएगी तो जो प्रोड्यूस्ड आइटम्स पहले से हैं, जो बड़ी तेज़ी से प्रोड्यूस की गई प्रोड्यूसर के द्वारा ये देख करके कि प्राइसेस बड़े एस्केलेट कर रहे हैं, वो इन्वेंट्री में कन्वर्ट होने लग जाएंगी। और जब वो एक बार इन्वेंट्री बन जाएंगी और वो बिकनी नहीं शुरू होंगी तो उनकी लागत मूल्य भी निकलने बंद हो जाएंगे। जब उनकी कॉस्टिंग भी निकलनी बंद हो जाएगी तो फिर और ले ऑफ होंगे और सैक किए जाएंगे लोग। इसकी वजह से और एक डिप्रेशन का दौर आएगा, एक रिसेशन का दौर आएगा और फाइनली डिफ्लेशन की तरफ चले जाएंगे आप। तो एक साइकिल आपने इन्फ्लेशन देखा, फिर डिफ्लेशन देखा, ये सारी चीज़ें आई। उसका रीज़न ये बन जाता था कि आपकी कंट्री की जो इकोनॉमी का बेसिस है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के बेसिस पर आपकी कंट्री के लगभग 58% पॉपुलेशन उसके ऊपर वर्किंग है। आपकी कंट्री के अगर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को जोड़ लें तो डायरेक्टली जो लोग स्टेक होल्डर हैं एग्रीकल्चर के जो वर्किंग हैं, उनके साथ जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, ब्रेड हैं, पोटैटो चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, एनीथिंग, 82% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एंड एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में डिपेंडेंट है। अगर एग्रीकल्चर सफ़र करता है तो इन सबका एक रोज़गार इफेक्ट होता है और इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, जो मैं आपको कल से आज दिन तक लगातार समझा रहा हूँ। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि सीधा सीधा एग्रीकल्चर के हैम्पर होने से रॉ मटेरियल हैम्पर होता है। अगर रॉ मटेरियल हैम्पर होगा तो अदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ जो एग्रो बेस्ड थी वो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पर डिपेंड थी, उनके रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट थे बहुत सारे अदर लोग। जैसे सपोज कीजिए अगर ग्रासेस हैम्पर होती हैं तो ग्रासेस की प्रोडक्शन की हैम्पर होने की वजह से बड़े लेवल पर पल्प हैम्पर हो जाएगा। पल्प एक पेपर इंडस्ट्री का बेसिक इनपुट है। पेपर इंडस्ट्री अगर हैम्पर होती है इस रॉ मटेरियल में ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से, तो पेपर मटेरियल्स, पेपर इंडस्ट्री से प्रोड्यूस्ड वो जो पेपर है, जैसे कॉपीज़ बनेंगी, बुक्स बनेंगे, न्यूज़ प्रिंट बनेंगी, मैगजीन्स होंगी और बाकी चीज़ें बनेंगी, कार्टून्स बनेंगे, गत्ते बनेंगे, पैकेजिंग मटेरियल बनेगा, ये सब चीज़ें महंगी होंगी। ये महंगी होंगी तो नेचुरली फिर इनके आगे कनेक्टेड सारी चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। तो एक दौर ही ऐसा सेटल हो जाता है पूरा का पूरा। तो बड़े लेवल पर आपकी कंट्री जो एक एग्रेरियन कंट्री है, जिसमें प्राइमरी एक्टिविटी में एग्रीकल्चर आज भी जीडीपी में 14.6% कंट्रीब्यूट करता है। ये कंट्रीब्यूशन एक बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन एज अ वर्किंग फोर्स बड़े लेवल पर अप्लाइड है, तो फिर एक बहुत बड़ा नुकसान सेट इन हो जाता है। इस तरह के इकोनॉमिक लॉसेस आपको कंट्री लेवल पर देखने पड़ते हैं, एक गवर्नमेंट को बियर करने पड़ते हैं और गवर्नमेंट इस चीज़ को बड़े लेवल पर भुनाने का प्रयास भी करती है, जिसको हम पॉलिटिकल इम्पैक्ट के तौर पे भी देख सकते हैं। जब आप अपनी कंट्री की बात करते हैं तो इस कंट्री में एक खास चीज़ आप देखिए कि 68% पॉपुलेशन रूरल है और उस 68% रूरल पॉपुलेशन में से ऑलमोस्ट 70 to 80% पॉपुलेशन एग्रेरियन है। उस एग्रेरियन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो उसमें कई सेगमेंट्स आ जाते हैं। उसमें बिग फार्मर्स आ जाते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर यानी कि पीजेंट्स आ जाते हैं, लेबरर्स आ जाते हैं एग्रीकल्चरल। इन सबको अगर जोड़ें तो ये देश का बहुत बड़ा तबका होते हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन जिस सेक्टर में, सेगमेंट में लगी हुई है, आप कंट्री के जितने भी लीडर हैं उनका भाग्य तय होता है चुनाव से। और इलेक्शन में आप एक पॉपुलर डेमोक्रेसी के बीच में रह रहे हैं, जिसमें पॉपुलेशन का सपोर्ट आपको चाहिए, मास सपोर्ट चाहिए। और मास सपोर्ट की वजह से आप लोग लुभाने वादे करके उनका सपोर्ट चाहेंगे। ऐसे में ड्रॉट अगर है तो ऑलवेज आपके वादे ऐसे रहेंगे जो इमीडिएटली लोगों को आपके साथ जोड़े। जैसे लोन वेवर की स्कीम्स लेकर के आएंगे, जैसे हाई लेवल सब्सिडी देने की बात करेंगे, जैसे बड़े लेवल पर एमएसपी प्रोवाइड करने की बात करेंगे, जो अनरियलिस्टिक है। लिटरली आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि आप महंगाई कम करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप 2200, 2300, 2400 रुपये पर क्विंटल एमएसपी करते चले जा रहे हैं। मतलब 24 रुपये पर किलो आप वीट कर लेंगे, तो फिर आप वादा कैसे करते हैं कि इसे आप 20 रुपये किलो पे बेचेंगे? आपने 24 रुपये किलो पे वीट खरीदा है और आप पीडीएस सिस्टम में उसे 3 रुपये में बेच रहे हैं, तो 21 रुपये के लॉस में तो आप पर केजी में ही जा रहे हैं। इसकी वजह से आपके बर्डन बड़े लेवल पे पड़ रहा है। क्यों? ये एक पॉपुलर प्रॉमिस था।
फार्मर को प्लीज करने के लिए। क्यों? आपने लॉन्ग टर्म में वो पॉलिसीज तो अपनाई ही नहीं जो आपको फार्मर को स्ट्रेंथन करने के लिए करनी थी। तो शॉर्ट टर्म में आप क्या कर रहे हैं कि आपकी क्रॉप को हम बड़ी कीमत पे खरीद लेंगे, आपकी इनकम को इस वे में बढ़ाएंगे, बट दैट इज नॉट द केस, दैट इज नॉट द एक्चुअल सॉल्यूशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आप सीड्स पे सब्सिडी ज़्यादा देनी शुरू कर देंगे, लेकिन उसका भी नुकसान भुगतने को देख रहे हैं। सब्सिडी बिल बढ़ता चला जा रहा है और सीड्स के ऊपर ये सब्सिडी देने की वजह से सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रेफरेबल क्रॉप्स ही लगाई जा रही हैं, जैसे मोनोकल्चर आपको देखने को मिल रहा है, जिससे अंततः फार्मर का ही नुकसान है, क्योंकि उसकी खेती बाड़ी में उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, क्रॉप की जो प्रोडक्शन है, वो पर यूनिट प्रोडक्शन लॉस होती चली जा रही है। रीज़न इसकी फर्टिलिटी लूज हो रही है। मोनोक्रॉपिंग कल्चर, तो एमएसपी एंड पर्टिकुलर सीड सब्सिडीज, ये दोनों इस बात की जिम्मेदार है कि आपके देश में बड़े लेवल पर लोप साइडेड एग्रीकल्चर होता है, जिसमें कुछ खास तरह की ही क्रॉप्स लगाई जाती हैं, जिससे आने वाले समय में फार्मर को भी नुकसान होगा, क्योंकि जितना इनपुट वो डाल रहा है उतने की प्रोडक्शन नहीं आ रही, क्योंकि खेतों से फर्टिलिटी लूज हो रही है, क्योंकि साइंटिफिक मैनर ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि साइंटिफिक एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस नहीं की जा रही हैं। ये एक नुकसान। आपने सीड पे सब्सिडी देने की बात कर दी, आपने एमएसपी बढ़ा के देने की बात कर दी, आप लोन वेवर का तमाशा देख रहे हैं, पूरे देश में चल रहा है, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आपने देखा, कांग्रेस ने लोन वेव के नाम पर चुनाव जीते। बीजेपी अगर बात करें तो लगातार लोन वेव के वायदे वो करती आई और यूपी चुनाव जीतने का आधार उसका लोन वेवर स्कीम ही था। इसके तहत जो आपने लोन वेव किया है, ये आपने शॉर्ट टर्म के तौर पर किया है किसान को उभारने के लिए, क्योंकि ये वो इलाके हैं जो मोस्टली ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं कंट्री के, और यहाँ पर किसान त्रस्त है सूखे से, अकाल की परिस्थितियों से। पर मुद्दे की बात यहाँ पर ये आ जाती है, जब आप उनका लोन वेव करते हैं, सबसे पहला तो आपने एक इंस्टीट्यूशनल लॉस कर दिया। जिन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ने उन्हें पैसा दिया था, उन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को नुकसान हुआ। उन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का पैसा अब सरकार भरेगी, और सरकार के पास ये पैसा जो है ये एक्सचेकर का पैसा है। अल्टीमेटली ये पैसा टैक्सेस के थ्रू, फीस, पेनल्टी इनकम के थ्रू, किसी न किसी रेवेन्यू या नॉन रेवेन्यू सोर्स के थ्रू इसे अर्न किया था। ये जो रेवेन्यू या नॉन रेवेन्यू सोर्स के थ्रू आपने पैसा अर्न किया था, जिससे आपको प्रोडक्टिव एसेट्स बनाने थे, आपने उसे लोन वेव किया। कैन यू इमेजिन? इससे किसी तरह की आने वाले भविष्य में सरकार को आमदनियां होंगी, तो इससे आप किसान का ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि किसान क्या चाहता है? किसान चाहता है अपने देश में बने हुए बेहतर बीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बनेंगे ये। किसान चाहता है बेहतर फार्मिंग प्रैक्टिसेस की टेक्निक, ये बेहतर R&D से ही आएगी। किसान चाहता है बेहतर इरिगेशन नेटवर्क्स, ये गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट से आएंगी। लेकिन ये सब नहीं हो रहा है, उसका रीज़न क्योंकि गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म मेजर्स की तरफ जा रही है। और ये सब क्यों हो रहा है? जब भी इस तरह की हैजार्डस और डिजास्टर सिचुएशन आती हैं, पॉलिटिशियंस खुश होते हैं, क्योंकि इसे तेज़ी से कैश करना इजी हो जाता है, और इमीडिएटली इस तरह के सरकारी खर्चे से की गई मदद के माध्यम से आप बड़ा पॉपुलेशन सपोर्ट लेकर के चुनाव जीत जाते हैं। आप ये नहीं सोचते कि 5 साल के बाद जब आपकी सरकार नहीं रहेगी, किसी और सरकार को ये सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। और अगर हम 20 साल में सोचे लॉन्ग टर्म में, आपने किसान को कहाँ खड़ा कर दिया है? किसान तब भी हाथ फैलाया था, आज भी हाथ फैलाया है, उसे पेरेनियली मांगने की सिचुएशन में आपने ला करके खड़ा कर दिया। ये एक नुकसान है। इसका सीधा नमूना आज आपने देखा, किसान की आमदनी डबल करने की बात की, लगातार महाराष्ट्र में विरोध थे, लगातार मध्य प्रदेश में किसान गोली से मारे गए, पूरे भारत भर में कई दिनों तक आपके सामने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के किसान दिल्ली में धरना डाले बैठे रहे। इन सब चीज़ों के कारण क्या थे? कारण ये माना जाता है कि किसान की जो पैदावार है, उसकी पैदावार के बाद उसका लागत मूल्य तक नहीं निकल पा रहा, यानी कि उसे कमाइयाँ नहीं हो पा रही। कारण मंडीकरण नहीं है चीज़ों का अच्छे से। जिस चीज़ भी इस फसल में पिछली बार फायदा था, यही फसल सभी किसानों ने इस बार लगा दी। वो इतनी एक्सेस में हो जाती है मार्केट में कि फिर अल्टीमेटली प्राइसेस गिर जाते हैं। तो मार्केट मैकेनिज्म्स आर वेरी एक्टिव। लेकिन मुद्दे की बात है, यहाँ पे गवर्नमेंट को एक साइंटिफिक इंटरवेंशन रखना चाहिए। वो साइंटिफिक इंटरवेंशन लैक है। इसकी भरपूर्ति करने के लिए आप क्या वादा करते हैं? दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो निकाल दीजिए। एक पार्टी कहती है हम साल में 6,000 रुपये किसान के खाते में सीधा डालेंगे, और दूसरी पार्टी ये कहती है कि हम महीने का 6,000 देंगे, साल का 72,000 देंगे, और ये सबको देंगे, केवल किसान को नहीं, भारत के सभी गरीब को देंगे। उस गरीब में से लैंडलेस फार्मर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एंड पीसेंट सेक्शन, यही सारे आते हैं। लेकिन दीज आर नॉट द सॉल्यूशंस। आपने 6,000 रुपया सीधा जिसकी जेब में दिया साल का, आपने 72,000 रुपया साल का जिसको सीधा दिया। इससे बेहतर ये है कि आप एसेट फॉर्मेशन करें, उन्हें उस लेवल काबिल बनाएं कि वो अल्टीमेटली अपनी मेहनत से इनकम जनरेट कर सके, क्योंकि मेहनत में कमी नहीं है। अगर आप फार्मर के एंड में देखो तो मेहनत लगातार है, एफर्ट्स पूरे चल रहे हैं, आउटपुट्स नहीं आ रही हैं।
उसके रीजंस को टैप करने के बजाय आप पॉपुलिस्ट मेजर्स करते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इम्पैक्ट आता है ड्रॉट का, आपको सीधा लाभ मिलता है। सरकारें गिरती हैं, सरकारें चढ़ती हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। सही बात। तो ये एक तरह का पॉलिटिकल। सेकंड पॉलिटिकल इंटरवेंशन क्या हो जाती है, सॉवरेनिटी का इशू आ जाता है। अगर आप भारत की बात करें तो भारत में शुरू से ही जितने भी आप कंट्री में ब्रिटिश पीरियड की बात करें, द ग्रेट फैमिन ऑफ उड़ीसा 1866, ब्रिटिश सरकार मजबूर हुई उसके बाद 1870 में उन्हें फैमिन कमीशन बनाना पड़ा, और ये फैमिन कमीशन बना था जॉर्ज कैम्पबेल के अधीन। उसके बाद समय आगे बढ़ा, 1873-74, 1876-78 के फैमिन, देन फाइनली 1880 में फैमिन कमीशन फिर बनाया, और सरकार मजबूर होकर के 1883 में फैमिन कोड ऑफ इंडिया लेकर के आई। इस फैमिन कोड ऑफ इंडिया के तहत सरकार कंटिन्यू हुई, लेकिन आज़ादी तक ब्रिटिशर्स के द्वारा डेवलपमेंटल एजेंडा ऐसा अपनाया गया था कि उन्होंने लॉन्ग टर्म इरिगेशन नेटवर्क्स डेवलप नहीं किए, उन्होंने लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं की लैंड में, यानी कि लैंड इंप्रूवमेंट करने के बारे में सोचा ही नहीं गया, सॉइल कंजर्व एंड प्रिजर्वेशन के बारे में सोचा ही नहीं गया, साइंटिफिक एग्रीकल्चरल पॉलिसी टेक्निक्स को फॉलो किया ही नहीं गया। इन सारे कारणों की वजह से हुआ ये कि उनको केवल अपने कुछ खास रॉ मटेरियल चाहिए थे। उन्होंने कैश क्रॉप्स को प्रमोट किया, फूड ग्रेन्स की शॉर्टेजेस बहुत हाई लेवल पर थी, इसलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान भारत का एग्रीकल्चर पे फोकस करता है, फूड ग्रेन की आपूर्ति के ऊपर फोकस करता है, उसकी अवेलेबिलिटी की बात करता है। अब हुआ क्या, उसके बाद आपको लगातार भारत में ड्रॉट देखने को मिले। 1965 से लेकर 67 का ड्रॉट बहुत स्ट्रॉन्ग था, और इसी समय आप चाइना के साथ वॉर में भी पाकिस्तान के साथ आप वॉर में भी इंडल्ज थे। 1962 चाइना, इंडो चाइना, देन 1965 इंडो पाकिस्तान, और इसी वॉर के दौरान आपने देखा कि आपको एक सॉवरेन अटैक झेलने को मिला। PL482 नाम की जो एड आपको अमेरिका से मिला करती थी, वो एड आपकी रिवोक की गई। आपको बोला गया कि आप अपनी पॉलिसीज में मॉडिफिकेशंस करिए, अदरवाइज आपको इसे वो रिवोक किया जाएगा। जब उस समय इंदिरा गांधी ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो चीज़ें हुई हैं ये ठीक नहीं है, तो इसी फलस्वरूप 1967 में आपने देखा ग्रीन रेवोल्यूशन आया। अदरवाइज गवर्नमेंट के एंड पर ये एजेंडा लिया गया कि यार फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू मेक द इंडिया सेल्फ सफिशिएंट, हमें एग्रीकल्चरली इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना होगा। तो मुद्दे की बात ये क्या है, जब भी आपकी कंट्री में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस बढ़िया रहते हैं तब तक आप उसकी केयर नहीं करते हैं, उसको प्रिजर्व नहीं करते हैं। बफर स्टॉक सिस्टम भारत ने अपनाया, और बफर स्टॉक में बड़े पैमाने पर अनाज आज सड़ जाता है। अब होता क्या है, अगर आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन नहीं है तो फिर आपको किस चीज़ से जूझना पड़ता है, आपको क्रॉप्स इंपोर्ट करानी पड़ती हैं। जब आप क्रॉप्स इंपोर्ट करेंगे, नेचुरली उस कंट्री के जो भी लीडरशिप है, जो भी गवर्नमेंट है, उस कंट्री की बहुत सारी अदर MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर फॉर्म करेंगी कि आप भारत को कहिए कि हमारे फेवर में कुछ इस तरह की नीतियाँ अपनी लॉ लेजिस्लेशन में अपने पार्लियामेंट में पास कराए। और अगर इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया के जितने भी नेता हैं वो भारतीय संसद में उन कंपनीज के हितों में कानून पास कराती हैं, ये सॉवरेनिटी पे ऊपर एक बहुत बड़ा, संप्रभुता पे एक बहुत बड़ा आक्रमण होता है। क्यों? क्योंकि भारतीय नेता की निष्ठा भारतीय जनता के प्रति है, भारतीय संविधान के प्रति है। और अगर आप किसी भी बाहरी ताकत के प्रभाव में आकर के कुछ नियमों को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप नेचुरली अपनी कॉन्स्टिट्यूशन और अपने देश की जनता के साथ किसी न किसी लेवल पर एक सौतेला व्यवहार या एक डिसएडवांटेजियस एक्ट कर रहे हैं। ये सॉवरेनिटी हार्म ही है। एक देश की चुनी हुई सरकार या एक देश की लीडरशिप जो कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क कर रही है, वो देश हित में कार्य नहीं कर पा रही, क्योंकि वो बाध्य है उसे कई चीज़ों की अवेलेबिलिटी, प्रोक्योरमेंट पे फोकस करना है। और वो जिन देशों से आ रही है, उन देशों की सरकारों के ऊपर जिन उद्योग घरानों का दबदबा है, जिन कॉरपोरेट्स का, उन कॉरपोरेट्स के दबदबे के बेसिस पर वो सरकारें आपकी सरकार को लॉबी कर रही हैं, कुछ काम करने को कह रही हैं, और आप उसके अधीन आकर के कानून बना रहे हैं। यही संप्रभुता में बहुत बड़ा अटैक होता है। आपकी पॉलिसीज आर नॉट फ्री अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द नेटिव ऑफ योर कंट्री, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सरकारें इस तरह से अधीन चली जाती हैं पॉलिटिकली, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, इस पर ध्यान रखना होता है। एक बहुत बड़ा एपिसोड है। अगर भारत की बात करें तो 1990s का जो डिकेड है, 10 साल का डिकेड है, आपको सिंगल ड्रॉट देखने को नहीं मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहा। हालांकि इसमें अगर हम देखें तो 1997 की बात करें तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल नीनो ईयर था, बट ऑलमोस्ट ये 1990s का डिकेड ड्रॉट फ्री रहा। इसकी वजह से अब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ गई थी, और जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो 2001-2 के दौरान
बड़े लेवल पर आपके पास बफर स्टॉक्स थे, क्योंकि 1990s का पीरियड बड़ा अच्छा चला गया। 1991 में एलपीजी मॉडल लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ। उसके बाद आप लंबे समय से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के भी जितने भी नए नए रिविजन्स हो रहे थे उनके मेंबर थे। फिर 1995 में डब्ल्यूटीओ जो बना, गैट कन्वर्ट होके डब्ल्यूटीओ बना। डब्ल्यूटीओ के जो प्रोटोकॉल्स आए उन प्रोटोकॉल्स के आप सिग्नेटरी बने, उसकी वजह से आपको हाईली सर्टिफाइड सीड्स अवेलेबल हुए। उनके बेसिस पर नेचुरली प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुई और उस प्रोडक्शन की वजह से बफर स्टॉक्स बहुत लंबे समय पर आपके पास इकट्ठे हो गए। अब आपने क्या किया, उस समय में सुप्रीम कोर्ट की आपको फटकार पड़ी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ने पर सरकार को ये कहा गया कि इतने बड़े पैमाने पर अनाज सड़ रहा है, आप इसका कुछ कीजिए। गवर्नमेंट के एंड में ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम इसे एक्सपोर्ट कर दें। अब जिन कीमतों पर गवर्नमेंट ने वो फूड ग्रेन्स प्रोक्योर किए थे उससे आधी कीमत पर इसने एक्सपोर्ट किए और 2002 में आ गया अकाल, सूखा। और ऐसे में गवर्नमेंट ने जिस कीमत में एक्सपोर्ट किए थे, आपने 55 मिलियन टन फूड एक्सपोर्ट किया है सन 2001 में। जिस कीमत पे परचेज किया था उससे आधी कीमत पे, और 2002 में आपने जिस कीमत पे बेचा उससे दुगनी कीमत पे 5 मिलियन टन इंपोर्ट किया। सो लुक एट द पॉलिसी फेलियर। 1-2 साल पहले आप 55 मिलियन टन सरप्लस जा रहे थे, 1 साल बाद ही ड्रॉट आ गया, 5 मिलियन टन डाउन चले गए। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि रेजिलियंस नहीं है और इससे सॉवरेनिटी हार्म है। इसी के बाद आप देखेंगे कि 2003-4 के बाद जब सरकार आपके सामने नई निकल करके आती है मनमोहन सिंह की, ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट है, इसी दौरान बहुत से ऐसे लॉज पास किए गए, क्योंकि 1991 के एलपीजी मॉडल के बाद एक जीडीपी ग्रोथ तो देश में देखने को मिला, लेकिन वो जीडीपी ग्रोथ काफ़ी एक्सक्लूसिव था। उसमें किसान, आम गरीब तबका, जितने भी हमारी कंट्री के स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस थे, स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स थे, ये सारा सेगमेंट समाहित नहीं था और वो बढ़ी हुई जीडीपी का फ़ायदा एक खास तबके को मिला, एक खास वर्ग को मिला। इसकी वजह से ऐसा माना गया कि जो अब तक के हमारे एक्ट रहे हैं वो उस लेवल पर हमने सोशल इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को फॉलो नहीं किया। हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो इंक्लूसिव नहीं रही, वो एक्सक्लूसिव हो गई, सिर्फ कुछ लोगों के लिए हुई। इसलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस की इस गवर्नमेंट में ही आपको, चाहे वो फॉरेस्ट डिवेलपर्स हैं, चाहे वो वुमेन के लिए डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे कोई फार्मर है, आपको सभी कानून इस समय में आते दिखते हैं। क्योंकि एक रियलिटी चेक था, बीजेपी की तरफ से नारा दे दिया गया था शाइनिंग इंडिया, और वो शाइनिंग इंडिया एक भ्रम था जो 1991 के एलपीजी के बाद दिखा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। शहर, सड़कें, रेलवे एक लेवल पे चमक रहे थे, देश गुर्बत में था। 2002 में अकाल था, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, किसान त्रस्त था, ये परेशानी की बात थी। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस ने उस सिचुएशन को भुनाया, वायदे किए और आपके सामने एक सरकार दिखी। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है, चाहे फिर नेशनल है या इंटरनेशनल है, एग्रेरियन सोसाइटी होने का यह कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ती है। ऐसे में ड्रॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? ये बहुत ही लंबे इम्प्लीकेशंस को सेट इन करते हैं, जिसकी वजह से वो दौर लंबा चलना शुरू हो जाता है, जिससे जैसे ही आप पॉलिटिकल से आगे निकलते हैं आपको एक सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ये सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या कहता है? देखिए, हमने ये डिस्कस किया था कि इनकम डिस्पैरिटीज ड्रॉट के समय में बढ़नी शुरू हो जाती हैं और गरीब और गरीब होता है, अमीर और अमीर होता है। इसका रीज़न क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि सबसे ज़्यादा प्रभावित जो ड्रॉट से होता है वो स्मॉल फार्मर होता है। स्मॉल फार्मर के पास ऑलरेडी इतने ही रिसोर्सेज होते हैं कि वो हैंड टू माउथ खुद को सर्वाइव कर पाए और अपनी रूटीन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस नेक टू नेक करता रहे। लेकिन मुद्दे की बात है कि ऐसे में क्रॉप्स फेलियर हो गया और क्रॉप के फेलियर हो जाने की वजह से उसके पास जो थोड़े बहुत ही मीगर अमाउंट के एसेट्स हैं, वो एसेट्स अब उसे कहीं ना कहीं मॉर्टगेज रखने पड़ेंगे। गाय बैल है, हल है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं, या गोल्ड है, या थोड़ी बहुत कोई ज़मीन जायदाद है, वो उसे मॉर्टगेज रखने पड़ेंगे। वो मॉर्टगेज किसके पास रखेगा? वो मॉर्टगेज मनी लेंडर के पास रखेगा। रीज़न ये है, ऑलरेडी किसान दयनीय परिस्थिति में है, ऐसे में इंस्टीट्यूशनल लोन उसे नहीं मिलेगा। रीज़न ये हो जाता है कि प्राइवेट या कमर्शियल गवर्नमेंट कोई भी बैंक है, वो आपके सारे क्रेडेंशियल्स अच्छे से चेक करेगा, ये देखेगा कि कोलेटरल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि नहीं, मॉर्टगेजेस प्रॉपर है या नहीं, इसके बाद ये आपको पूरा इंस्टीट्यूशनल वे में एक लोन मिलेगा। यह नहीं मिल पाता सभी किसान को,
दस्तावेज पूरे नहीं कर पाते, वो ऑलरेडी वो डिस्ट्रेस की सिचुएशन में हैं, ऐसे में वो आते हैं मनी लेंडर के क्लचेज़ में। जब वो मनी लेंडर के क्लचेज़ में आते हैं, मनी लेंडर ये जानता है कि इन्हें कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा, इनके क्रॉप फेलियर हो चुके हैं और अगली खेती करने के लिए इसे किसी भी कीमत पर पैसा चाहिए, जिसकी वजह से वो एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट चार्ज करता है जो किसी भी लेवल पर वैलिड नहीं होता। 50% तक इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जाते हैं। दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल, जबकि गवर्नमेंट के एंड पर यही लोन 5, 6, 7, 8% पे दिए जाते हैं। ऐसे में किसान को आवश्यकता है, क्योंकि खेती के अलावा वो कुछ और कर नहीं सकता, वो इतने एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट पर पैसा उठा लेता है। लेकिन अगले बार की फसल अगर नॉर्मल भी हुई या थोड़ी सी भी नॉर्मल से बिलो हो गई, उसकी सिचुएशन में अंतर नहीं आता। इंटरेस्ट इतना एग्जॉर्बिटेंट है कि उसे पे करने की उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, अनलेस अनटिल कि कोई मिरेकल ना हो जाए, कोई चमत्कारी फसल ना हो जाए। और ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि ड्रॉट्स उसी एरिया में हैं जो एरियाज ऑलरेडी ड्रॉट प्रोन हैं। ऐसे में मिरेकल होना नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो कुल मिलाकर के सक्सेसिवली अगर 2-3 सीज़न तक रेनफॉल या तो एवरेज रहे या बिलो एवरेज रहे, ऐसे में वह किसान वह प्रिंसिपल अमाउंट कभी दे ही नहीं पाता और इंटरेस्ट माउंट होता चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो खेती है, उसके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हैं, उसके जितने भी अदर एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, हाउस या लैंड है, वो मॉर्टगेज है और अब वो फॉरफिटेड है, उसे कब्जा कर लिया गया है। और ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर रातों रात लैंडलेस लेबरर हो जाता है। इसकी वजह से आपने देखा कि वही ड्रॉट है, उसने एक पर्सन को लैंड लॉर्ड से, यानी कि मार्जिनल या स्मॉल फार्मर से लैंड लेस में कन्वर्ट कर दिया। एक एसेट फुल पर्सन एसेट लेस हो गया। लेकिन उसी ड्रॉट ने एक पर्सन को वो लैंड, वो गोल्ड, वो हल बैल इक्विपमेंट दिलवा दिए जो उसके थे ही नहीं मनी लेंडर को। तो मनी लेंडर रिच हुआ और फार्मर वीक हुआ। ये एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है। सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, हमने लेबर का कंसेप्ट देखा था। जब भी आप इस तरह के कंसेप्ट देखें, आपके सामने एक सिचुएशन आती है कि जब पर्टिकुलर एक पूरा बेल्ट ही ड्रॉट से प्रभावित है, लेबर को आप पे नहीं कर सकते उस लेवल पर, तो अब होगा क्या? एक सोल्यूशन ये है कि आप लेबर को ले ऑफ कर दें। दूसरा सोल्यूशन ये है कि लेबर जो अर्न कर रही थी उससे बहुत कम कीमत भी सेटल हो जाए, तो आप लेबर को पे करेंगे। तो इससे होगा क्या? पीस ऑफ लैंड वही है, और पीस ऑफ लैंड पे पहले एक पर्सन काम कर रहा था, अब उसी पीस ऑफ लैंड पे 4 लोगों को आप एकोमोडेट कर रहे हैं। तो इससे क्या हार्म होगा? पहले तो सीधा सीधा फार्मर का नुकसान हुआ क्योंकि प्रोडक्शन लॉस हुई, फार्मिंग जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो लूज़ हुई। और दूसरा देश का नुकसान ये हुआ कि प्रोडक्टिविटी लॉस हुई। पहले उस 1 एकड़ खेत में से अगर 20 क्विंटल गेहूँ निकल रहा है, उस 20 क्विंटल गेहूँ को लगाने के लिए अगर एक पर्सन काम कर रहा है, अब उसी 20 क्विंटल को लगाने के लिए ज़रूरत ना होने पर भी 4 लोग काम कर रहे हैं। पहले उसी 1 एकड़ खेत से उस एक पर्सन को एवरी डे 400 रुपया मिल रहा है, अब उसी 1 एकड़ खेत से वो 400 रुपया 4 लोगों में बट रहा है। तो सबकी इनकम 1/4 हो गई, 1/4 हो गई, 100 रुपये में आ गई। पहले एक पर्सन को 400 मिलता था, अब सबको 100 मिल रहा है। खेतों में काम करने की जरूरत एक की है, काम 4 कर रहे हैं। पहले एक आदमी 20 क्विंटल पैदा कर रहा था, अब 4 20 क्विंटल पैदा। इससे लेबर जो है वो बड़े लेवल पर डिग्रेड होती है, प्रोडक्टिविटी कंट्री की बहुत हाई लेवल पर फॉल होती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेबर कैपेसिटी एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पर यूनिट प्रोडक्शन। ये भी चीज़ देश को बर्बाद करने का काम करते हैं। क्यों? जब उनके पास आमदनियाँ ही कम होंगी, उनकी डाइट, उनके फूड और अदर हैबिट्स सारे रिड्यूस हो जाएंगे, माल न्यूट्रिशन फैलेगा। ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। इसकी वजह से ऑल इन ऑल कंट्री की जो लेबर की प्रोडक्शन पावर है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वो डिजीज़ेस को ज़्यादा प्रोन हो जाएंगे। तो एक नुकसान इस तरह से आपको देखने को मिलता है। इनकम डिस्पैरिटीज़ इस तरह से सेट इन होती हैं, क्योंकि वह किसान जो है, जो बड़ा किसान इन लोगों को रोज़गार दे सकता है, उसको कहीं ना कहीं लाभ हुआ है। पहले वो एक से काम ले रहा था, अब वो वही काम 4 लोगों से ले रहा है उतने ही वेजेस पे। नेचुरली कुछ तो प्रोडक्शन वो अपने लेवल पर रेज कर जाएगा। बहुत से ज़मींदार हैं भारत में, बहुत से बड़े शाहूकार हैं जो फ्री में फिर इन दिनों में लोगों से काम लेना शुरू कर देते हैं। उनके परिवार के सदस्य जैसे उनके बच्चे और औरतों से अपने हाउस होल्ड वर्क कराने शुरू कर देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट रीपेमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिंसिपल रीपेमेंट। और बहुत से ऐसे किसान हैं जो धीरे धीरे इन्हीं डेट ट्रैप्स में आ करके पहले तो फोर्स लेबर में कन्वर्ट होते हैं। उन्हें जबरन उस साहूकार के या उस बड़े जमींदार के खेतों में काम करना पड़ता है 2 3 4 घंटे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और सेकंड एस्पेक्ट,
उनके बच्चों को, उनकी पत्नियों को, उनका ऑयल प्रेसर्स को चलाना पड़ता है, उनके घरों में हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। यही फोर्स लेबर फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम बॉन्डेड लेबर में कन्वर्ट हो जाती है। और ये फोर्स लेबर और बॉन्डेड लेबर की खासियत ये है, ये पीढ़ियों दर पीढ़ी चलती है। बाप का कर्जा बेटा, बेटे का कर्जा उसका बेटा, बेटे का कर्जा उसका बेटा, तो जनरेशन टू जनरेशन इस विशियस साइकिल में चली जाती हैं। एंड लिटरली दिस इज नॉट एग्जैजरेटेड वर्जन, दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ द सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न यूपी, बिहार एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। दिस इज अ वेरी रियल स्टोरी। पीढ़ी दर पीढ़ी आप इन क्लचेस में फंसे रह जाते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं, ये नुकसान की परिस्थिति है। तो इस तरह से एक सोशल लॉस होता है। इनकम डिस्पैरिटी तो हुई, आपकी अपवर्ड मोबिलाइजेशन भी रुक गई, मोबिलाइजेशन डाउनवर्ड हो गई है। आप ग्रोथ करने की बजाय नीचे की तरफ जा रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग क्लास बेस्ड सोसाइटी बन जाती है जिसमें एक सेक्शन बहुत ही पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हो जाता है और एक रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट हो जाता है। तो क्लास डिवीजन बढ़ता है, और इसके साथ अगर कास्ट भी जुड़ जाए तो फिर ये डबल इम्पैक्ट डालता है। लो कास्ट होते हुए नाउ यू आर लो क्लास ऑल्सो, तो देयर इज अ हाई लेवल डिवाइड बिटवीन द सोसाइटी। इससे भी कन्फ्लिक्ट छिड़ते हैं, क्योंकि फिर यह तबका लंबे समय तक दबे रहने की वजह से अपनी शेयर स्ट्रेंथ आउट पावर होने के बाद जब आउट बस्ट करता है तो फिर आपको नक्सलवाद देखने को मिलता है, आपको समय समय पर सोशल क्राइम्स, पोल्यूशन देखने को मिलता है सोशल, जैसे थेफ्ट है, बर्गलरी है, एडल्ट्रेशन, मिलावटें हैं, डकैती है, ये सारी चीज़ें रैम्पेंट है एरिया में। चंबल आप जानते हैं कि कैसे उस पर्टिकुलर एरिया में चंबल नदी के रवीन उस एरिया को बीहड़ में बदलते हैं, खेती बाड़ी बर्बाद होती है, जिसकी वजह से बीहड़ में डाकू पैदा होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं है, लाइफ इज़ नॉट सिक्योर, आमदनियाँ नहीं हैं और बड़े ज़मींदारों के क्लचेस हैं। इसलिए डाकू हमेशा आपको उन्हें लूटते हुए दिखेंगे और उसे ले करके लोगों में बांटते हुए दिखेंगे। एक इस तरह की स्टोरीज एग्जिस्ट करती हैं। आई बात समझ में? इसके अलावा अगर आप बात करें और किस तरह से प्रभावित होता है समाज, अर्थव्यवस्था, जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन के कई सारे फैक्टर कंसिडर होते हैं। जैसे अगर आप फूड ग्रेन प्रोडक्शन में गिरावट आने की बात करते हैं तो एक तरफ से तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में गिरावट आई तो उसकी सप्लाई में कमी है, नेचुरली उसके प्राइस राइज करेंगे, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी है तो उसकी डिमांड तो परसिस्ट करेगी। लेकिन अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अमीर अमीर और गरीब गरीब कैसे होता है, उसका एक रीज़न है होर्डिंग। जब भी आपको ये पता लगता है कि इस बार इस पर्टिकुलर चीज़ की पैदावार कम है, जो बड़े स्टॉक होल्डर हैं या स्टॉकिस्ट हैं वो उस पर्टिकुलर चीज़ को स्टॉक कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं और ये प्रयास करते हैं कि आने वाले समय में से बाहर निकाला जाएगा, पहले इसकी जम के स्कार्सिटी क्रिएट की जाए। जितनी कमी पैदा कर दी जाएगी उसकी कीमत उतनी बढ़ेगी। आप एग्जांपल देखिए, जैसे ही प्याज 40 रुपये को छूता है 100 रुपये जाने में समय नहीं लगता, टमाटर 40-50 हुए तो 100 जाने में समय नहीं लगता। दालें पीछे अगर हम आज से 3-4 साल पहले की बात करें, लिटरली भारत सरकार को अफ्रीका से दाल इंपोर्ट, पल्सेस इंपोर्ट करने पड़े थे। रीज़न क्या था? कीमतें कम हुई, होड़ की गई, कीमतें बढ़ गई। तो मुद्दे की बात यह है कि इस समय में जब भी कोई फूड ग्रेन या अदर आर्टिकल स्कार्सिटी आती है, मैक्सिमम बेनिफिट वो लोग कमाते हैं जिनके पास इसके स्टॉक्स हैं, जो इसके होल्डर्स हैं, जो इन वेयर हाउसेज हैं, जो इनके मेन डीलर हैं, जिन्हें हम आड़तिया या फिर अदर सेक्शन से जानते हैं। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि आम जनमानस की जेब के ऊपर बोझ पड़ता है। वो चीज़ जो उसे जेन्युइनली 40 रुपये मिल सकती है विद द इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन, जो प्रोडक्शन फॉल होने से हुई, लेकिन उसमें 60 रुपये का एक जो सुपरफिशियल हाइक जुड़ा है वो स्पेकुलेटिव मार्केट की वजह से जुड़ा है। ये स्पेकुलेशन कैसे किया गया? एक नए तरह का मार्केट क्रिएट होता है एग्रीकल्चर में। मैं एक स्टॉकिस्ट हूँ, मेरे पास एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं। जितने भी लोग कुछ मेरे इस नेक्सस में मेरे साथ जुड़ेंगे वो मुझे अभी आकर के कहेंगे कि इतने टन या इतने क्विंटल माल आप मेरे नाम पे 2 रुपये बढ़ा करके अभी रिजर्व कर दो। उसने 2 रुपये बढ़ा करके रिजर्व कर दिए और अल्टीमेटली मैं उसे ये प्रॉमिस दूंगा कि मैं इसे 1 महीने बाद रिलीज़ करूँगा, तब कीमतें इतनी होंगी। मैं उसे 10 रुपये बढ़ा करके अगर रिलीज़ करता हूँ तो वो मुझे 2 रुपये देने के बावजूद भी 8 रुपये कमा करके चला गया। लेकिन ये 10 रुपये का अतिरिक्त बोझ हमने किसको ट्रांसफ़र किया? उस उपभोक्ता को, उस कंज्यूमर को जिसने ये प्रोडक्ट लिया। तो इस तरह से मैं 2 रुपये फालतू कमा करके, वो 8 रुपये फालतू कमा करके, हम दोनों धनवान बने उस कंडीशन में जब कंट्री में स्कार्सिटी थी किसी चीज़ की। और गरीब कौन हुआ? वह जिसके ऊपर ऑलरेडी इन्फ्लेशन का बोझ है,
तो इस तरह से नुकसान भोगने को पड़ता है, क्योंकि वो जो 40 रुपये की चीज़ जा रही थी जिसके ऊपर 60 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा उस जनता को, वही 60 रुपये की कटौती दो एंड पर होगी। सीधा सीधा पहला तो जो उनके अदर इन्वेस्टमेंट्स हुआ करते थे या अदर एक्सपेंडिचर हुआ करते थे वो कम हो जाएंगे, वो अदर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कम लेने शुरू कर देंगे, तो वहाँ से उन इंडस्ट्रीज़ की सेल रिड्यूस होगी और उनकी इनकम्स पे असर पड़ेगा, तो वहाँ से एक ले ऑफ होंगे, वहाँ से एम्प्लॉयमेंट हार्म होगा। ये पहली बात। तो जो लोग ले कर दिए जाएंगे वो लोगों की आमदनी पर असर पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो लोग जो 60 रुपया है उस 60 रुपये में से जो उन्होंने इस समय इस स्टॉकिस्ट को दे दिया है, इस होर्डिंग की वजह से चला गया इसकी जेब में, वही 60 रुपये में कई तरह की सेविंग्स होती हैं और वही सेविंग आने वाले समय में गवर्नमेंट के लिए पूंजी का काम करती हैं, कैपिटल का काम करती है। तो कैपिटल फॉर्मेशन कम होता है देश में और इस कैपिटल फॉर्मेशन के कम होने की वजह से सरकार को महंगी ब्याज दर पर बाहरी देशों से लोन लेने पड़ते हैं और एक्सटर्नल बोरोइंग्स बढ़ती हैं, जिससे आपकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और अल्टीमेटली जब इनको पे करना है तो आपको इंटरनेशनल करेंसी में करना है। और अगर आपकी कंट्री के ऊपर लगातार इस तरह के बोझ बढ़ते चले जा रहे हैं तो इसका सीधा सीधा नुकसान आपको ये है कि आपकी करेंसी गिरती चली जा रही है और आपको बढ़ी हुई कीमतों में उनके डॉलर पे करने हैं। इससे आपके कोष लगातार खाली होते चले जाते हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन रिड्यूस होता है, लोगों की सेविंग्स रिड्यूस हो जाती हैं, लोगों की अदर आर्टिकल्स को लेकर के एक्सपेंडिचर कम हो जाते हैं, लोगों के इन्वेस्टमेंट्स रिड्यूस हो जाते हैं और सारा मुनाफा आप देखें सरकार की जेब से चला गया, आम जनमानस की जेब से चला गया, सारा कंसंट्रेट किसके पास कर गया? कुछ फ्यू पीपल, कुछ फ्यू सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। इसकी वजह से हम इसे कहते हैं कि इससे इनकम गैप बढ़ते हैं, इससे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट निगेट होता है, इससे सीधा सीधा लाभ होता है कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस को और इससे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हाईली स्क्यूड हो जाता है और एक इनइगैलिटेरियन सोसाइटी का निर्माण होता है, खाई बढ़ती चली जाती है। इससे अगला नुकसान ये होता है जब आप इस तरह से लगातार एक्सटर्नल बोरोइंग्स लेने पर निर्भर कर जाते हैं, आपकी कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो खर्च होते चले जा रहे हैं। उसका रीज़न एक तो आपकी कंट्री के इंपोर्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कंट्री में प्रोडक्शन कैपेबिलिटी रिड्यूस हो गई है। प्रोडक्शन कैपेबिलिटी रिड्यूस होने की वजह से आपने जो चीज़ें इंपोर्ट करनी शुरू की, क्योंकि नीड तो आपको सेटिस्फाई करनी है, इसकी वजह से आपके करंट अकाउंट में डेफिसिट होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही आपका यह रिजर्व रिड्यूस होने लग जाता है फॉरेन एक्सचेंज का, तो अब क्या होगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होता है, चाहे वो FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, इसकी सीधी नज़र इस बात पर होती है कि मैं इस देश में इन्वेस्ट करूँ। उसके दो रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि इस कंट्री के प्रोड्यूसर्स किस लेवल पर प्रॉफिट्स बना रहे हैं, तो बदले में मुझे डिविडेंड कितना मिलेगा। और दूसरा इन्वेस्टमेंट का रीज़न ये होता है कि जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत हो तो क्या इनमें कैपेबिलिटी है कि मुझे इमीडिएटली मेरी करेंसी में मुझे पैसा वापस किया जा सके। ये दोनों चीज़ों के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि आपकी कंट्री में प्रोडक्शन साइकिल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रहे, आपके प्रोड्यूसर जो हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रोडक्शंस करें, और दूसरा आपकी कंट्री के पास पर्याप्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखे हों ताकि आप उन इन्वेस्टर्स को अश्योर कर सकें कि हम आपके पैसे देंगे, जिसकी वजह से RBI इतने बड़े लेवल पर फॉरेक्स मेंटेन करके रखता है। लेकिन जब ड्रॉट के बाद इस तरह का एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट सेट इन होता है तो इसकी वजह से होता ये है कि वो लोग ये देखते हैं कि इस कंट्री के प्रोड्यूसर्स अब उस लेवल पर प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको यह मैसेज चला जाता है कि यहाँ से पैसा निकालना लाभदायक है, कहीं और इन्वेस्ट किया जाए। लगातार पैसा निकलना शुरू होता है। इस पैसा निकलने की वजह से वो पैसा आपको उन्हें पे बैक डॉलर्स में ही करना है, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और रिड्यूस होता है। वो कंपनीज में लगा हुआ इन्वेस्टमेंट जब निकल जाता है तो उन कंपनीज के पास भी कैपिटल की कमी पड़ जाती है, तो इसकी वजह से वो कंपनीज री इन्वेस्टमेंट्स करके अपने आप को उस महंगाई और उस रिसेशन के दौर से बाहर निकाल सकती थी, लेकिन वो थ्रस्ट जो उन्हें मिलना था वो पैसा निकल चुका है। इसकी वजह से वो पेरेनियली एक विशियस साइकिल में चली जाती हैं। लेकिन वो पैसा निकल जाने की वजह से परसेप्शन ये क्रिएट होता है इंटरनेशनली कि अब ये जो कंट्रीज़ हैं इन कंट्री में इन्वेस्टमेंट लाभदायक नहीं है। इसकी वजह से जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो आपकी कंट्री का सारा इंडेक्स मेंटेन करती हैं, वो आपकी क्रेडिट रेटिंग्स को बिगाड़ देती हैं, और जो फर्दर इन्वेस्टर आपके देश में इन्वेस्टमेंट करने आएगा, जब उसे आपकी गिरी हुई क्रेडिट रेटिंग्स मिलेंगी तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी जगह कहीं और डाइवर्ज हो जाएगा और वो चला जाएगा किसी दूसरे देश के पास। इसकी वजह से आपको FIIs, फॉरेन इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स नहीं मिलेंगे, और इसकी वजह से आपके देश में आने वाली बहुत सी विदेशी पूंजी कम हो जाएगी, और यह फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाने की वजह से नेचुरली आपके फॉरेक्स रिजर्व कम होंगे। वो कम हो जाने की वजह से आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट की मांग जो आप बाहर से मंगाते हैं, खरीदते हैं, आपके अदर मशीनरी जो आप बाहर से परचेज करते हैं, अदर रॉ मटेरियल्स जो आप बाहर से परचेज करते हैं, आपके
प्रोड्यूसर्स जो कई तरह के रॉ मटेरियल्स बाहर से प्रोड्यूस करते हैं, इन सबको पे बैक करने के लिए आपके पास डॉलर्स जब रिड्यूस रहेंगे तो वो आपको परचेज करने हैं जिसकी कीमत बढ़ी हुई मिलेगी, इससे आपको नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर के इससे बड़े लेवल पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज, इन सारी लेवल पर बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो नुकसान है वो आपके हित में होता है और फेवर सामने वाले के हित में चला जाता है। इस तरह के सोशियो इकोनॉमिक लॉसेस आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम लॉसेस की बात करें तो लॉसेस और भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लॉस के तौर पर देखें तो जब भी ड्रॉट की कंडीशन क्रिएट होती है, बेसिक एस्पेक्ट तो शॉर्टेज ऑफ द वाटर ही है। और शॉर्टेज ऑफ द वाटर की अगर हम बात करें तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि इससे कई तरह की बीमारियां फैलने का डर रहता है। बीमारियां फैलने का डर, आप माल न्यूट्रिशन चल रहे हैं, आप फूड ग्रेन्स उस लेवल पर ले नहीं रहे हैं, आपकी उस पर्टिकुलर समय में ससेप्टिबिलिटी डिजीजेस को लेकर के बढ़ गई है, तो जब भी आप ड्रॉट की बात करते हैं इस समय में जो पानी के सोर्सेस बचे हैं वो कंटेमिनेटेड हैं और आपको किसी न किसी वे में वही कंटेमिनेटेड पानी पीना है। यह कंटेमिनेटेड पानी पीने के कारण दो होते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि गांव से बड़े लेवल पर लोग माइग्रेट होकर के सिटीज़ में जाते हैं और सिटीज़ में प्रेशर बढ़ता है पॉपुलेशन का, और ये लोग क्योंकि सिटी में अब रिसोर्स को लेकर के फाइट होगी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेवलपर्स और इन नए माइग्रेटरी लोगों में, और उसके तहत नेचुरली लेवरेज उनके पास है, पावर उनके पास है जो ऑलरेडी वहाँ पर सेटल्ड है, तो मेजॉरिटी ऑफ द रिसोर्सेज को वो कैप्चर कर जाएंगे और बहुत ही कम रिसोर्सेज में इस बढ़ी हुई पॉपुलेशन को अपने आप को सस्टेन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से स्लम डेवलपर्स, स्कैटर्ड सेटलमेंट्स और अदर चीज़ों बस्तियाँ क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो थोड़े बहुत पानी के सोर्सेज हैं जो कि मोस्टली कंटेमिनेटेड हैं, इन्हें वहीं इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इसकी वजह से कॉलरा, डायरिया, डायसेंट्री इनके बीच में फैलेगी। अल्टीमेटली जब भोजन कम हो गया और उस भोजन में भी न्यूट्रिशन की मात्रा कम हो गई, जैसे कि दालें, दूध और बाकी खाद्य पदार्थों की कमी आ जाएगी, इसकी वजह से ऑप्थैल्मी फैल जाएगी, यानी कि माल न्यूट्रिशन बॉडी, ये चीज़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह की बीमारियां सेटिंग हो जाती हैं जो नुकसान है। अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब ड्रॉट की कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं तो नेचुरली आपके पास एक सिचुएशन ये आ जाती है कि आपको बहुत ही डीप बोरवेल्स बनाने पड़ते हैं, डीपली पानी एक्सकवेट करना पड़ता है, और आप अर्थ के जितना डीप जाते हैं आपको आर्सेनिक और फ्लोरीन युक्त पानी पीने को मिलता है जो कि बड़े लेवल पर केमिकली कंटेमिनेटेड है, आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। बहुत सारे हैंडपम्प्स और अदर आपने लाल रंग फेरा देखा होगा, उसमें आर्सेनिक आ जाता है, इस तरह के केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो बीमारियां तेजी से फैलती हैं, महंगाई की मार, ले ऑफ की मार, बेरोजगारी की मार, कम फूड की मार, ऐसे में आ गई बीमारी। तो जो थोड़ा बहुत भी आपके पास अर्निंग होती है वो बीमारी में चली जाती है, और यह वर्ग जो खेती पे न रह करके पलायन करके शहर की तरफ और दूसरे एरिया में, यह भी पेरेनियल ट्रैप में आ जाता है, और फिर धीरे धीरे इनके तहत इनको जो हुई बीमारियां हैं वो पूरे शहर और बाकी सभी नगरों में फैलनी शुरू हो जाती हैं। इसका भी एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट आता है, ये भी नुकसानदायक है। यहाँ से जन्म लेता है क्राइम। तो शहरों में जो आपको क्राइम देखने को मिलेगा, बड़े लेवल पे ये जो माइग्रेटरी सेक्शंस हैं जिनकी उस लोकल एरिया में आइडेंटिटी नहीं है, तो ड्यू टू द लैक ऑफ द आइडेंटिटी दे आर फ्री टू कमिट क्राइम्स। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्राइम्स कमिट होते हैं। इसकी वजह से एक सोशल स्ट्राइफ, एक सोशल टेंशन क्रिएट होता है, और यही सोशल टेंशन वहाँ के लोकलाइट्स को माइग्रेंट्स के प्रति सस्पिशियस करता है, उनको इनके प्रति शक और संदेह की भावना पैदा करता है, जिसकी वजह से आपको एक टर्मोइल देखने को मिलता है, और यही टर्मोइल का फायदा फिर से उठाते हैं बड़े लेवल पर राजनेता, जिसका सीधा सीधा अगर एक इंटरनेशनल माइग्रेशन देखें, जो बांग्लादेश के बंगाली मुसलमान भारत में आसाम के एरिया में आ रहे हैं, लंबे समय में पॉलिटिशियंस के द्वारा उन्हें आसाम के बॉर्डर एरिया में सेटल किया गया, आईडी प्रूफ्स दिए गए, और उसका कारण ये था कि वो लोग एक लॉयल वोट बैंक में कन्वर्ट हो जाएंगे आने वाले समय में, और धीरे धीरे इतने बड़े पैमाने पर बंगाली मुस्लिम जो माइग्रेंट हैं उनकी पॉपुलेशन है कि आज वहाँ पर जो लोकल बंगाली था उसको अपनी दुर्गा पूजा, दशहरा और बाकी फेस्टिवल करने में भी भय लगता है, क्योंकि रोक लगा दी जाती है। इसकी वजह से आज आसाम का और बंगाल का एक सबसे बड़ा मुद्दा है बांग्लादेश से आए माइग्रेंट्स। उनके बीच में सरकारों के दावे हैं, बीजेपी सरकार वहाँ पर अपने कदम बढ़ा रही है ये कह करके कि हम इन माइग्रेंट्स की जो सिटीजनशिप है यह रद्द करेंगे, हम नया रजिस्टर बनाएंगे और उसके बेसिस नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और उसके बेसिस पर ये तय करेंगे कि ये वैलिड है या नहीं है। और जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी एंड सीपीएम ने इनको प्रमोट किया है, इन्हें ला करके सेटल किया है, लोकल बंगाली का अधिकार मारा है। ये सारी माइग्रेशंस जो इंटरनली भी हो रही हैं या इंटरनेशनली भी हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं ड्रॉट से प्रभावित, और मैंने आपको बताया था सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़
आने वाले समय में वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर हैं ड्रॉट प्रोन एरियाज होने की वजह से माइग्रेशंस देने वाली, जिन माइग्रेशंस की वजह से वो लोग माइग्रेट करके चले जा रहे हैं कहाँ, यूरोप। और यूरोप में आज की डेट में आप कन्फ्लिक्ट्स देख सकते हैं बड़े लेवल पर। इससे भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटीज क्रिएट होती हैं, ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि कई सारे इम्पैक्ट निकल करके आते हैं, पैदावार गिर जाती है और कई सोशल, एग्रीकल्चरल, इकोनॉमिक, डिजीज़ रिलेटेड ये सारे के सारे इम्पैक्ट, और आगे जब लेक्चर प्रोसीड करेगा तो भी ये सब समझ आने शुरू हो जाएंगे, ये सेट इन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अब हमें बात करनी है कि सरकारों के द्वारा कदम क्या उठाने जाने चाहिए और उठाए क्या गए हैं, उसके तहत आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सरकारों के द्वारा कदम ये उठाए गए हैं कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है। उसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम चीज़ों को सेट इन करने का प्रयास करें तो चीज़ें कुछ ऐसे सेटल होती हैं कि 1970 को शिफ्टिंग ईयर माना गया है। अब 1970s के पहले क्या हुआ करता था, सरकारों का जो रूल रहा करता था वो एक तरह का रिलीफ प्रोसेस होता था कि सरकार एक तरह के रिलीफ एक्ट करती है, जो मिटिगेशन है वो रिलीफ मिटिगेशन है। आई बात समझ में? यानी कि ड्रॉट को रिलीफ दिया जाए तो ड्रॉट रिलीफ की पॉलिसी फॉलो होती थी। ये कब तक होती थी? 1970s तक। लेकिन उसके बाद एक कंसेप्ट ये दिया गया कि ड्रॉट रिलीफ की बजाय हमें ड्रॉट मैनेजमेंट की तरफ आना चाहिए। क्या अंतर है ड्रॉट रिलीफ एंड ड्रॉट मैनेजमेंट के तहत? सबसे पहला एस्पेक्ट है कि ड्रॉट रिलीफ क्या होता है। अगर इसे हम टाइम वाइज देखें तो ये कब सेट इन होता है। ड्रॉट रिलीफ का मतलब ये है कि जब लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, जब उनकी क्रॉप कहीं ना कहीं लॉस हो चुकी है, जब उनमें डिजीजेस आ चुकी हैं, उनकी फूड ग्रेन्स की शॉर्टेजेस आ चुकी हैं, तब आप उन्हें टारगेट करो, उन्हें फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करो। तो वहाँ पर आप पीडीएस सिस्टम लेकर के आओ। पीडीएस सिस्टम के तहत उनको पीडीएस को स्ट्रेंथन करके उन्हें एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स अवेलेबल करा दो। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वहाँ पर मनरेगा के तहत उन्हें न्यू मैंडेज और वर्क प्रोवाइड करा दो। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उन्हें सीड्स के ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड कर दो, उनका लोन वेव कर दो, उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल को एग्जम्प्ट कर दो कुछ समय के लिए, उनको इंटरेस्ट के ऊपर या लोन के ऊपर मॉरेटोरियम दे दो, 1 2 3 साल के लिए किस्त उनकी माफ़ करा दो। ये सारे आपने देखा है जब ये लोन्स, जब एक बार ड्रॉट सेट इन हो गया है, और ये सारे हैं ड्रॉट रिलीफ मेजर, बट दे ऑल आर शॉर्ट टर्म मेजर्स, दे आर नॉट द लॉन्ग टर्म मेजर्स। इससे अंततः किसान की परिस्थिति में कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि आपने 100 रुपया इन द फॉर्म ऑफ इनपुट दिया है और ये सारा का सारा 100 रुपया एक लेवल पर कंज्यूम हो गया है, कोई आउटपुट निकल के नहीं आया। आउटपुट यही आया कि लोगों को रिलीफ मिल गया, दैट्स इट। तो ये देखा गया कि ड्रॉट एक एम्बेडेड फीचर है भारत में। क्यों? उसके कारण है। अगर आप भारत का ज्योग्राफी देखें तो ज्योग्राफी के बेसिस पर आपको कुछ चीज़ें नजर आएंगी। भारत की ज्योग्राफी में एक यूनिक चीज़ है, ये सारा का सारा रीजन वेस्टर्न घाट रीजन है। इसकी ईस्टर्न साइड यहाँ तक, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट से 100 किलोमीटर तक और वेस्टर्न घाट से 300 किलोमीटर तक, ये सारा का सारा रेन शैडो एरिया है और ये सारा ड्रॉट प्रोन है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात का जितना भी सौराष्ट्र का, कच्छ का इलाका है, ये सारा ड्रॉट प्रोन एरिया है। इसके बाद आप बात करते हैं जितना भी ये विंध्या पर्वत एरिया है, ये विंध्या पर्वत एरिया की साउदर्न स्लोप की बात ठीक है, लेकिन इसकी नॉर्दर्न स्लोप रीजन ये सारा का सारा ड्रॉट प्रोन, जैसे कि बुंदेलखंड का। यूपी की बात करें अगर हम, झांसी है, ललितपुर है, ये मध्य प्रदेश और यूपी में बुंदेलखंड का इलाका, झांसी है, ललितपुर है, बांदा है, आगे मिर्ज़ापुर है, ये सारा एरिया ड्रॉट प्रोन एरिया के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा हम झारखंड की बात करें तो पालामाऊ बेल्ट ये ड्रॉट प्रोन माना जाता है। उसके बाद हम उड़ीसा की बात करें तो कोरापुट, कालाहांडी ये सारा इलाका ड्रॉट प्रोन माना जाता है। उसके बाद अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो स्वीयर ड्रॉट प्रोन एरिया के तौर पे वेस्ट बंगाल आता है, बिहार ड्रॉट प्रोन एरियाज में आते हैं, ईस्टर्न यूपी ड्रॉट प्रोन में आता है, उत्तराखंड मेजोरली ड्रॉट प्रोन में आता है, और हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति इलाका वाटरशेड रेन शैडो जोन, और जम्मू कश्मीर का लद्दाख बेल्ट। तो कुल मिलाकर के हमने ये देखा है कि कंट्री का बहुत बड़ा हिस्सा ड्रॉट प्रोन एरियाज के तहत कवर आता है, जिसमें से 19% एरिया तो हार्ड कोर ड्रॉट कवर है, जिसमें से 12% पॉपुलेशन भारत की टारगेट हो जाती है, और ऑन एन एवरेज लगभग 33%, 1/3 एरिया तो ड्रॉट प्रोन है ही। बड़े लेवल पर पॉपुलेशन है जो ड्रॉट प्रोन है इस पर्टिकुलर टाइम में। तो कुल मिलाकर के ये सारे के सारे रिलीफ मेजर के बेसिस पर आप इन लोगों को नहीं बचा सकते हैं। कारण इस ड्रॉट प्रोन रीजन में होने की वजह से हो क्या रहा है,
सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्टिविटी क्या है, लो। यस। तो इसकी वजह से इनकम क्या हो जाती है, लो। इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लो है, इनकम लो है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह हो जाती है कि प्रोग्रेसिव फार्मिंग यहाँ होती नहीं। यस सर। प्रोग्रेसिव फार्मिंग नहीं होती क्योंकि प्रोग्रेसिव फार्मिंग के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इनपुट्स की जरूरत होती है। जी सर। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं है। जी सर। ये कम्प्लीटली किस पे डिपेंडेंट है, रेन फेड। तो ये ऑलमोस्ट 65% ऑफ द एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया इज रेन फेड, तो रेन फेड पर डिपेंडेंट है। और रेनफॉल इंडिया की बात